वेलकम टू अ चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेई के एग्जाम देने वाले हैं, उम्मीद है प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा होगा और हम भी अपने तरफ से लगातार जनरल साइंस के वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं ताकि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना हो। ये जनरल साइंस का जो पूरा सीरीज है, इसमें ऑलरेडी हमने फिजिक्स के सारे टॉपिक्स कवर अप कर दिया है एमसीक्यूज के थ्रू। केमिस्ट्री और 2 वीडियो है इसके बाद है, जिसके बाद केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, फिर हम लाइफ साइंस के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन एक चीज मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं, ये जो लास्ट 3 पार्ट होने वाला है, ये 24th पार्ट है, 25th और 26th पार्ट, जिसमें बहुत कुछ आप नया सीखने वाले हो। इसी वीडियो से आप देखने वाले हैं कि कितने सारे चीज जो आपने पहले नहीं पढ़ा था उनको जो है इस पार्ट से हमने कवर अप किया है। और से हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक अगर आप देखेंगे, यहाँ पे फिजिक्स के सारे टॉपिक्स एमसीक्यूज के थ्रू कवर अप किया गया है। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स को भी कवर अप कर दिया है। पार्ट 14 से हमने स्टार्ट किया है क्या, केमिस्ट्री, और ये पार्ट 26 तक चलने वाला है। पार्ट 24, 25 और 26, ये तीनों पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ अब नया सीखने वाले हो। अभी तक पार्ट 14 से लेके पार्ट 23 तक जितने भी हमने वीडियोस बनाए थे, वो सारे वो क्वेश्चन बनाए थे जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं या ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है या एनसीईआरटी के जो है बुक से लिए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन थे। लेकिन ये लास्ट 3 पार्ट आपको जो है बहुत कुछ नया सिखा जाएगा, इसीलिए बार बार रिपीट किया जा रहा है। ये वीडियोस को, लास्ट वाले जो 3 वीडियोस हैं, जरूर देखना, इंक्लूडिंग दिस वीडियो। ये 24th पार्ट है और इसके बाद जो है 27th पार्ट से हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ साइंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पूरा सीरीज चल रहा है, बहुत लोगों ने इसे पसंद किया है। जितने स्टूडेंट हैं जो कि प्रीवियस वीडियोस को उन्होंने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां जाकर सारे वीडियोस को जरूर देखना। एक एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश किया है ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो, बहुत अच्छा से जो है प्रिपेयर कर पाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसे हमने कहा था कि बहुत कुछ जब नया सीखने वाले हैं, उसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस एग्जाम में ऑलरेडी बन चुका है। अगर आपको ये सब याद नहीं है, नोट डाउन जरूर कर लें। जनरल फॉर्मूला है ये एल्केन का, ये एल्कीन्स का और एल्काइंस का। ये सारे क्वेश्चन तो रेलवे में बन चुके हैं, लेकिन आगे चल के जो क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है वो है कि जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लिक एल्केन्स क्या होता है, साइक्लिक एल्कीन्स क्या होता है, साइक्लिक एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। ये सारी चीज जो है आगे बनने वाले हैं। ये सारी चीज जो है आपको नहीं देखने मिला होगा अभी तक एग्जाम के पेपर में, रेलवे का सारे पेपर्स अगर उठा के देखते हैं। इसीलिए इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लें। जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लिक एल्कीन्स जो होता है, एल्केन रियली सॉरी, साइक्लिक जो एल्केन होता है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ये होता है CnH2n। उसके बाद साइक्लिक एल्कीन्स जो होता है ये होता है CnH2n-2, और साइक्लिक एल्काइंस जो होता है ये होता है CnH2n-4। ये सारी चीज़ों को आप अच्छा से नोट डाउन कर लें। ये तो आपको याद ही होगा, नहीं याद है तो इन्हें भी नोट डाउन कर लें। कहीं से भी क्वेश्चन बने, यहाँ से गलती नहीं होना चाहिए। ये लीनियर वाला है, पहला वाला जो है ये लीनियर एल्केन्स के बारे में पूछा गया, उसमें एग्जाम में लीनियर नहीं लिखा हुआ होगा। जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लिक एल्केन पूछा जाएगा या जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स पूछा जाएगा तो ये देना है। साइक्लिक अगर ये टर्म यूज किया गया है ना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो ये चीज़ों को बहुत अच्छा से याद रखें, आगे चल के आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने मिल सकता है। अब क्वेश्चंस में भी बहुत सारी नई चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ व्हिच कंपाउंड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट यानी कि NaCl। टेबल सॉल्ट, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड नहीं लिखा गया है, डायरेक्ट बताया गया टेबल सॉल्ट, तो ये होता है NaCl। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके साथ अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट कराते हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हमें NaCl मिलता है। यहाँ पे एक बार जो है इस पूरा रिएक्शन को लिख देते हैं ताकि आपको ये याद रहे। NaOH ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ये क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसको अगर हम रिएक्ट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, NaCl जो कि टेबल सॉल्ट है प्लस H2O। तो ये वाला रिएक्शन साथ में आप नोट डाउन कर लेना। अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में तो गलती मत करना। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो स्ट्रॉन्ग बेस है, जब रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ, तब हमें जो है सोडियम क्लोराइड और जो है इसके साथ वाटर मिलता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट इन एटमोस्फियर। यहाँ क्या पूछा गया, बाय वेट। दोनों क्वेश्चन को हमने लिया है, बाय वॉल्यूम पूछा जाए या बाय वेट पूछा जाए, गलती नहीं होना चाहिए। पूछा गया परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट इन एटमोस्फियर, तो बाय वेट जो होता है ये 23% होता है। अगर पूरा एक्यूरेट वैल्यू दिया होगा तो ये दिया होगा 23.1%। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, 23.1% पूरा एक्यूरेट वैल्यू है। लेकिन जनरली जो है ये 23% हम कंसिडर करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट अगर पूछा जाए एटमोस्फियर में, ये 23% होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन बन जाए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इन एटमोस्फियर, तो ये 21% होता है। ठीक है, तो दोनों को जो है ये अलग अलग बिल्कुल आप अच्छा से याद रखना। चलिए अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के रिलेटेड हम देख लेते हैं, जैसे आइसोटोप हो गया, आइसोटोन्स हो गया, आइसोबार हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, आइसोमर्स हो गया, इन सबको डिस्कस कर लेते हैं ताकि यहाँ से भी क्वेश्चन बने तो कोई गलती आप ना करें। द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अगर एटम ऑफ ए एलिमेंट जिसमें जो है सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन डिफरेंट मास नंबर है, तो इसे आइसोटोप्स कहा जाता है।
ऑलरेडी इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इसे जो है आइसोटोप कहा जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन बन चुका है, आगे भी बनने का चांस है। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि न्यूक्लियाई विथ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। तो इसे क्या कहा जाता है, अगर यहाँ पे हम देखें तो इसे आइसोटोन्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो न्यूक्लियाई, अगर 2 एटम हम लेते हैं, उनके न्यूक्लियाई का अगर सेम जो है उसमें प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन्स सेम प्रेजेंट है लेकिन मास नंबर अलग है, यानी कि प्रोटॉन्स दोनों में अलग अलग है, क्योंकि मास नंबर इक्वल्स टू न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स होता है, यानी कि दोनों न्यूक्लियाई में जो है अलग अलग जो है ये प्रोटॉन्स प्रेजेंट है लेकिन सेम जो है ये न्यूट्रॉन्स हैं। तो जो है इसमें ऑब्वियसली डिफरेंट मास नंबर मिलेगा दोनों का, तो इसे जो है आइसोटोन कहा जाता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ये सेम है, तो इसे आइसोटोन कहा जाएगा। अब देखिए उसी तरह का और एक क्वेश्चन जहां पे आप गलती कर सकते हैं, न्यूक्लियाई विद सेम मास नंबर यहाँ पे पूछा गया, डिफरेंट मास नंबर था उसमें, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे क्या है, सेम है, दोनों ही जो है इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियाई में सेम है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे आइसोबार्स कहा जाता है, आइसोबार्स। ये दोनों क्वेश्चन को अलग अलग अच्छा से आप याद रखना, यहाँ पे जो है कंफ्यूजन हो सकता है। डिफरेंट मास नंबर होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लेकिन डिफरेंट मास नंबर है, आइसोटोन होगा। यहाँ पे सेम मास नंबर है, सेम मास नंबर यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो है वो पर्टिकुलर न्यूक्लियाई में, दोनों न्यूक्लियाई का अगर हम कंसिडर करें, 2 एटम्स हैं, दोनों के न्यूक्लियाई में अगर सेम है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, तो मास नंबर इनका सेम है, तो इसे हम आइसोबार कहते हैं। अब जाते हैं स्पेसिफिक कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स जो आपने पहले नहीं पढ़ा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये टर्म आपने सुना होगा, हो सकता है, लेकिन आपने पहले इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा, तो यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एटम्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड। अगर 2 एटम्स लेते हैं, दोनों एटम्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। ये डेफिनेशन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछ लिया जाए तो इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों एटम्स में अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हम कह सकते हैं कि 2 एटम जो है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं टू ईच अदर, या एटम्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, इसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। अब आइसोमर्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने ना, गलती नहीं होना चाहिए, इतना गारंटी जो है आप अपने साइड से रखिए कि पूरे सारे चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लेते हैं, कि समझ लेना है पहले कि हाँ, खाली ऐसे ही याद करोगे तो गलती होगा ही होगा, समझ लेना है कि ऐसा ऐसा है तब ऐसा होता है, जब ऐसा होता है तो ऐसा होता है। ये आप अच्छे से समझ लोगे तो बेहतर है, याद करने से बेहतर है पहले समझो फिर याद रखने से सही होगा, ऐसे ही रट्टा मारोगे तो गलत भी हो सकता है। कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो इसे जो है इसे हम क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं, ठीक है, आइसोमर्स, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर अगर अलग है, तो इसे हम आइसोमर्स कहते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं ताकि बेटर और समझ में आ जाए। ब्यूटेन जैसे C4H10 ब्यूटेन होता है, वैसे आइसोब्यूटेन भी C4H10 होता है। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन ब्यूटेन का अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे और आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखेंगे, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें आप कोई भी क्वेश्चन बने, आइसोटोप, आइसोटोन्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोमर्स, कोई गलती नहीं होना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले और एक इंपॉर्टेंट बात बता दे, जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेईई के एग्जाम देने वाले हैं, देखिए बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, सारे चीज़ों को हम डिटेल में कवर अप कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो मिस हो रहा है वो है आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसी वजह से हमने बेस्ट 1100 क्वेश्चन बनाया है। ये सारे जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं, रेलवे के सारे पेपर्स को हमने एनालिसिस किया, अच्छे से एनालिसिस करने के बाद जो है इन क्वेश्चंस को हमने बनाया ताकि आपको समझ में आए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है। आप पूरा पढ़ तो लेते हैं, फिर भी देखते हैं कि कुछ ना कुछ टॉपिक मिस आउट हो जाता है। अब जब एग्जाम में बैठते हैं तो आप सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, मैंने सब कुछ कवर अप कर लिया है, तो वो सारे टॉपिक्स भी हमने इसमें इंक्लूड किया। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं जो मिस हो जाते हैं, तो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड करके बहुत अच्छे से जो है 1100 आपके लिए बेस्ट हमने क्वेश्चन बनाया है। देखिए वैसे 1100 क्वेश्चन से ये 4000 क्वेश्चन भी बनाया जा सकता था, थोड़ा सा जो है वैल्यू को इधर उधर कर देते, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देते, तो 4000 क्वेश्चन बना के आपको जो है ये कहा जा सकता था कि हमने 4000 क्वेश्चन आपके लिए बना दिया, लेकिन कोई उसमें फायदा आपको नहीं होने वाला था। ये 1100 जो क्वेश्चन है यही बेसिक क्वेश्चन है जो आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा कि रेलवे कैसे क्वेश्चन बनाता है, कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए और राइट डायरेक्शन के और जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी वजह से जो है बुकलेट बनाया गया है। इसके साथ साथ हमने एक ऑफर भी दिया है, साथ में जो है प्लस 1000 जनरल अवेयरनेस जो है इसके क्वेश्चन आपको फ्री में दिया है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस भी आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि CBT 1 अगर देखें 30 क्वेश्चन जनरल साइंस से बनने वाला है, 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से बनने वाला है। ये मत भूलना, टोटल 45 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 अगर देखें 45 क्वेश्चन तो सिर्फ जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस से बनने वाला है CBT 1 में। तो 45 से जितना अच्छा स्कोर करेंगे सिलेक्शन का चांसेस उतना ज़्यादा हो जाएगा, लगभग तो 100 से जो है आधा हम कह सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो है ऑफर भी साथ में दे दिया गया। सारे रेलवे के पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन बनाया गया है। समझे अच्छे से, इनको बहुत अच्छे से पढ़ें, और खास करके जनरल साइंस के लिए NCERT क्लास 9 और क्लास 10 के बुक से
साइंस वाले बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जब हमने एनालिसिस किया। तो ये दोनों बुक्स को अच्छा से पढ़ें और लगातार, ये नहीं कि ये बुकलेट हो गया तो हो गया, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, लगातार 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 प्रिपरेशन में लगे रहना है। लगभग जितने कॉन्सेप्ट हमने सिखाए हैं पार्ट 1 से लेकर अभी तक, सारे कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो डेफिनेशंस बताए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके ही पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ होता इसमें नहीं है। इसीलिए जो है बुकलेट खास करके हमने लॉन्च किया है आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, करेक्ट पाथ में आप जो है प्रिपरेशन कर सकें। सिर्फ 99 रुपीज़ में लॉन्च किया। लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लिंक में क्लिक करना है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर भरना है। जैसे आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर भरना है, सिर्फ 99 रुपीज़ आपको पे करना है, उसके बाद जो है आपके मेल आईडी में भेज दिया जाता है। जितने भी स्टूडेंट्स को लेना है, वैसे तो सबको रेकमेंड किया जाता है कि जरूर लेना। बहुत मेहनत से हमने बनाया है ताकि हमारा मेहनत वेस्ट ना जाए। ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, बुकलेट भी लॉन्च कर दिया गया है ताकि कोई भी कसर ना रह जाए आपके प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन बहुत अच्छा से चलता रहे और आपका सिलेक्शन जरूर हो, इसीलिए जो है हमने बहुत ज़्यादा अपने तरफ से मेहनत किया और ये सारे जो है आपके लिए क्वेश्चंस, बुकलेट सब बना के आपके लिए रेडी करके हमने आपके सामने प्रेजेंट किया है। अब चॉइस आपका है, अगर आपको लेना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसे वीडियोस रेगुलरली जो है हम ला ही रहे हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जितने स्टूडेंट ने नहीं देखा है सारे वीडियोस जरूर देखना, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पीएच वैल्यू ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी इन द रेंज। तो जो ड्रिंकिंग वाटर होता है इसका पीएच वैल्यू जो है कौन से रेंज में होना चाहिए, तो इसका सही जवाब है 6.5 to 8.5। ठीक है, तो ये वाला रेंज आप याद रखना, 6.5 से 8.5। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम हो जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो और ज़्यादा एल्कलाइन हो जाएगा, दोनों ही हार्मफुल है। तो जनरल रेंज जो है 6.5 to 8.5 जो है ये ड्रिंकिंग वाटर का रेंज जो है ये होना चाहिए। रेड चिलीज आर हॉट दे कंटेन। तो रेड चिलीज जो है, जो यहाँ पे हम चिलीज देखते हैं, ये तीखा क्यों होता है इतना ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो है कैप्साइसिन प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा तीखा होते हैं। बहुत सारे चिली बहुत ज़्यादा तीखा होते हैं, जो मिर्च होता है बहुत ज़्यादा तीखा होता है, कोई थोड़ा कम तीखा होता है। जितना अमाउंट ऑफ कैप्साइसिन जिसमें प्रेजेंट होता है उसी से जो है ये कितना जो है तीखा होगा, इसे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी एक कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन को भी लिया गया है। अ कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इफ द इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन टू एटम्स इज। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसे हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तभी कहेंगे अगर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन द टू एटम्स क्या होगा, यहाँ पे अनइक्वल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग यहाँ पे अनइक्वल है तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर कोवेलेंट बॉन्ड है और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जो है यहाँ पे इक्वल है तो ये जो है नॉन जो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। कोवेलेंट बॉन्ड को तभी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हम कह सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन टू एटम्स जो है ये अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तभी हम जो है इसे जो है क्या कह सकते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जो है इक्वल है दो एटम्स के बीच में, तो इसे हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। समझ में आ गया, यहाँ पे कोई गलती मत करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगेन एटोमिसिटी के बारे में हमने बताया था। फॉस्फोरस का क्वेश्चन ऑलरेडी बना था कि एटोमिसिटी इसका 4 होता है, फॉस्फोरस को P4 हम लिखते हैं। एटोमिसिटी क्या होता है सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, समझ में आपको जरूर आ जाएगा। तो देखिए एटोमिसिटी होता है कि एक जो है मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस में कितना एटम्स प्रेजेंट है। एक मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं ऑफ ए सब्सटेंस, उसमें कितना उसके अंदर जो है ये एटम्स प्रेजेंट है। जैसे फॉस्फोरस का अगर हम एक मॉलिक्यूल लें तो उसके अंदर जो है 4 एटम्स प्रेजेंट होता है, इसीलिए एटोमिसिटी जो है इसका टेट्रा एटॉमिक होता है। तो यहाँ पे डाई एटॉमिक पूछा गया। डाई एटॉमिक यानी कि इनमें से कौन सा डाई एटॉमिक है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2 हम लिखते हैं। जैसे ऑक्सीजन ये भी डाई एटॉमिक है, O2 हम इसे लिखते हैं। इसके अलावा क्लोरीन हो गया, Cl2 लिखते हैं। फ्लोरीन हो गया, F2 लिखते हैं। आयोडीन हो गया, इसे हम कैसे लिखते हैं, आयोडीन को भी I2 लिखते हैं। नाइट्रोजन हो गया, N2 लिखते हैं। ये सारे डाई एटॉमिक है। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स में 2 एटम जो है प्रेजेंट है। एक मॉलिक्यूल में इनके 2 एटम्स प्रेजेंट है। अगर 3 एटम्स प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल CO2 लेते हैं, मतलब एक इसके मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम, 2 जो है ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, ये ट्राई एटॉमिक है। जैसे ये हमने डाई एटॉमिक का पूरा आपको रेंज बता दिया, पूरा एग्जांपल बता दिया। और भी हैं एलिमेंट जो याद है हमें, वही अभी जो है डिस्कस किया जा रहा है। इसके अलावा ट्राई एटॉमिक CO2, ठीक है। उसके बाद मोनो एटॉमिक, जिसमें एक ही जो है इसके मॉलिक्यूल में एक एटम प्रेजेंट होता है। हीलियम मोनो एटॉमिक है, पोटासियम मोनो एटॉमिक है। जनरली मेटल्स अगर हम देखें मोनो एटॉमिक ही होता है, सिल्वर वगैरह अगर ये सब दिया हो तो ये मोनो एटॉमिक होता है। बाकी सारे मेटल्स का आप जरूर देख लेना कितने मोनो एटॉमिक्स हैं।
कितने डायटमिक्स हैं, ट्राइएटमिक्स हैं, टेट्राएटमिक्स, जैसे फास्फोरस का एग्जांपल दिया कि एक ही मॉलिक्यूल में इसके 4 जो है ये एटम होता है, इसीलिए फास्फोरस का जो है ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन फास्फोरस का एटोमिसिटी पूछा गया है, आगे चल के ये सारे क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए सब कुछ यहाँ पे डिटेल में आपको बता दिया गया है। देखिए वीडियो पसंद आ रहा है ना तो एक लाइक जरूर कर देना और हो सके तो शेयर कर देना, क्योंकि इस तरह के जो वीडियोस होते हैं ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ऐसे बहुत सारे गरीब स्टूडेंट्स हैं जिनको ना इस तरह के वीडियोस नहीं मिल पाते हैं, इतना क्वालिटी ऑफ जो है चीज़ें नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छा से प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं लैग करते हैं। तो इनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो सकता है, इसी वजह से रिक्वेस्ट है कि हो सके तो शेयर भी जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे इस तरह के वो प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। क्वालिटी ऑफ पेट्रोल और गैसोलीन इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 ऑक्टेन नंबर। तो क्वालिटी ऑफ पेट्रोल या गैसोलीन पूछा जाए, अगर हमें इसे मेजर करना है तो हम इसे मेजर करते हैं ऑक्टेन नंबर में। जिसका ऑक्टेन रेटिंग अच्छा होगा उसका क्वालिटी सबसे अच्छा होगा। इसीलिए सुपर कार्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे हाई ऑक्टेन रेटिंग वाला जो है यहाँ पे पेट्रोल यूज किया जाता है या गैसोलीन यूज किया जाता है, क्योंकि इनका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। तो अगर क्वेश्चन बन जाए ऐसे कि अगर हमें डिटरमाइन करना है कि इसमें जो है इनमें से कौन सा पेट्रोल या गैसोलीन का जो है ये क्वालिटी सबसे अच्छा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा ऑक्टेन रेटिंग या ऑक्टेन नंबर किसका है। लेकिन और एक ऐसा क्वेश्चन बनता है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, गलत मत करना, वो पेट्रोल वाला था। ये वाला क्वेश्चन जो है क्वालिटी ऑफ डीजल पूछा गया, तो इससे जो है सिटेन नंबर से डिटरमाइन किया जाता है या सिटेन रेटिंग से जो है इसे डिटरमाइन किया जाता है। तो अगर पेट्रोल या गैसोलीन पूछा जाए तो ऑक्टेन नंबर से इसका क्वालिटी डिटरमाइन किया जाता है, किसका क्वालिटी सबसे अच्छा होगा उसका ऑक्टेन नंबर सबसे अच्छा होगा। और क्वालिटी ऑफ डीजल पूछा जाए तो जिसका सिटेन नंबर सबसे ज्यादा होगा या सिटेन रेटिंग सबसे ज्यादा होगा उसका जो है क्वालिटी ऑफ डीजल सबसे अच्छा होने वाला है। तो ये अलग अलग आप बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पे गलती मत करना। फोटोसिंथेसिस इज ए एग्जांपल ऑफ, तो फोटोसिंथेसिस जो है इट इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जो है ये कॉम्बिनेशन है ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये आप बिल्कुल ध्यान रखना, क्वेश्चन ऑलरेडी जो है अलग अलग एग्जाम में बन चुका है। रेडॉक्स रिएक्शन जो है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्लस रिडक्शन रिएक्शन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। तो फोटोसिंथेसिस में दोनों ही होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 को ये यूज करते हैं जिससे ये ग्लूकोज बनाते हैं, वाटर से जो है ये ऑक्सीजन बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में ये दोनों जो है मिलता है प्लांट्स को। बेसिकली प्लांट जो है ऑक्सीजन जो है रिलीज करते हैं, आप सभी को पता है, और ग्लूकोज को अपने फूड के तौर पे जो है ये कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे वाटर जो है इसे ऑक्सीडाइज होता है ये बेसिकली। तो वाटर से जो है ऑक्सीजन फॉर्म होता है, O2 फॉर्म होता है H2O से, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इससे जो है रिड्यूस करके, जो रिडक्शन रिएक्शन है इसे रिड्यूस करके ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है ये क्लासिक एग्जाम्पल है रेडॉक्स रिएक्शन का। When two clear solutions are mixed together and resulting mixture is cloudy, what type of reaction is observed? तो इस तरह क्वेश्चन हमने प्रीवियस पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बस यहाँ पे लैंग्वेज चेंज किया गया। हमने क्या डिस्कस किया था, कौन सा ऐसा रिएक्शन है जहां पे इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म होता है। रेलवे इस तरह क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी, वो भी जेईई के एग्जाम में। तो ये जो है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में होता है। वही क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा गया है कि अगर दो क्लियर सॉल्यूशन लिया जाए, इनको मिक्स कर दिया जाए, तो यहाँ पे जो है हमें रिजल्टिंग, अगर हमें क्लाउडी सॉल्यूशन देखने मिलता है तो इसका मतलब है इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं वाटर एंड विनेगर, इनको मिक्स करते हैं तो ये क्लाउडी सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होगा, ये वही जो है क्रिस्टल क्लियर जो है पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे हमें मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे दो सॉल्युबल सॉल्ट्स ऐसे ले लेते हैं कॉम्बिनेशन में और इनको मिक्स कर लेते हैं, तो एक इनसॉल्युबल अगर सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो हमें जो है यहाँ पे क्लाउडी जो है ये सॉल्यूशन देखने मिलेगा। तो ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का जो है एग्जांपल है। यहाँ पे प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, याद रखना ये क्लाउडी सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि प्रिसिपिटेट फॉर्म हो चुका है, इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म हो चुका है, जिसके वजह से जो है हमें ये देखने मिल रहा है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इस तरह क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन और भी बनते हैं इस तरह का, वो भी बता दिया गया है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं, तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, तो केल्विन स्केल में पूछा गया नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ये 310 केल्विन होता है, 310 के, ये बिल्कुल ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन बन सकता है, इफ एटम हैज मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स इट इज कॉल्ड, तो अगर एक एटम में ज्यादा प्रोटॉन्स है देन इलेक्ट्रॉन्स तो इसे कैटायंस कहेंगे, लेकिन अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं एज कंपेरिजन टू प्रोटॉन्स तो इसे एनायन कहेंगे। और ऐसे मैं आपको बता देता हूँ कि जनरली जो है एटम्स जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होते हैं, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रिकली अगर हम देखें, अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिकली एटम्स आर, तो इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल होते हैं, ये बिल्कुल आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर इन केस अगर ये हो जाए कि मोर प्रोटॉन्स है देन इलेक्ट्रॉन्स, तो इसे हम कैटायंस कहेंगे, पर्टिकुलर एटम को कैटायन कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से तो इसे हम एनायन कहेंगे। ये चीज याद रखना। और से इलेक्ट्रिकली एटम्स जो है ये न्यूट्रल होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एंटी इलेक्ट्रॉन, तो एंटी इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है, पोजिस्ट्रॉन जो है, पोजिस्ट्रॉन याद रखना
ये चीज़ आपने जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये नया सुन रहे होंगे। हमने पहले ही बताया था कि इस पार्ट में बहुत चीज़ आपको नया सिखाने वाले हैं जो आपने पहले जो है नहीं जो है ये पढ़ा होगा। तो एंटी इलेक्ट्रॉन जो है ये पोजिस्ट्रॉन को कहा जाता है। पोजिस्ट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो वेट है ना पोजिस्ट्रॉन का इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ही होता है, लेकिन पोजिस्ट्रॉन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जैसे नेगेटिवली चार्ज होता है, पोजिस्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन दोनों का वेट सेम है। इलेक्ट्रॉन और पोजिस्ट्रॉन का ये वेट सेम होता है। तो बिल्कुल ध्यान रखना, एंटी इलेक्ट्रॉन इसीलिए इसे कहा जाता है। पोजिस्ट्रॉन जो है इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जो कि ट्रिटियम, हमने पहले ही बताया था कि आइसोटोप्स हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है, प्रीवियस पार्ट में बताया गया था। तो स्लाइटली रेडियो एक्टिव होता है ट्रिटियम, ये भी बताया गया था। तो ये जो है ओवर सम टाइम जो है ये डिके होने के बाद जो है इसका जो हाफ लाइफ जो होता है ये 12 पॉइंट कुछ ईयर्स होता है, ठीक है। तो ये जनरली आप याद रख सकते हैं। तो ट्रिटियम जब डिके होता है आफ्टर सर्टेन पीरियड इट टर्न्स इनटू, तो ये जो है हीलियम 3 में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, जो है कि हीलियम का एक आइसोटोप है। तो हीलियम 3 में जो है ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली टू सॉलिड, बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे गलत करते हैं, रिवर्स सब्लिमेशन से कहते हैं। इसका एक टर्म है, अगर गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो इसे जो है डिपोजिशन कहा जाता है। डिपोजिशन, ध्यान रखना, गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है डिपोजिशन, सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है अगर गैस में, इसे सब्लिमेशन कहा जाता है। तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है ये तो हर एक स्टूडेंट ने पढ़ा है कि इसे सब्लिमेशन कहा जाता है। लेकिन गैस से अगर कन्वर्ट हो रहा है, गैस से डायरेक्टली सॉलिड हो जा रहा है, गैस से डायरेक्टली जो है, मान लीजिए एक गैस में थोड़ा सा वाटर वेपर प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव टेम्परेचर है जिसकी वजह से ये इमीडिएटली जो है ये सॉलिडिफाई हो गया, तो इसे जो है हम डिपोजिशन कहेंगे। ये जो है ये डिपोजिशन इसे हम कहते हैं। इसे रिवर्स सब्लिमेशन बहुत सारे टीचर्स जो है कहते हैं, लेकिन इसके लिए टर्म है डिपोजिशन। तो ये ध्यान रखना। तो वीडियो यहीं तक था, उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को डिस्कस किया, बहुत सारे नए चीज़ों को आपको सिखाया, बहुत सारे ऐसे चीज़ है जहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है उसको पूरा क्लियर अलग अलग सबको बता दिया गया है। तो पसंद आया होगा वीडियो, बस रिक्वेस्ट है कि एक लाइक जरूर कर देना ताकि आप मोटिवेटेड रहें और लगातार आपके लिए वीडियोस लाते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।